नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पर्स छीनने के आरोप में दो सगे भाइयों की बेरहमी से पिटाई, मूक दर्शक बनी रही भीड़। इलाज के दौरान एक भाई की हो गई मौत, हुआ भारी बवाल। मानवता को किया शर्मसार, हाथ पैर बांध 4 बच्चों की मां के साथ युवक ने किया दुराचार। और ड्राइवर को हुआ बस कंडक्टर की बेटी से प्यार, लेकर हो गया फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में महिलाओं से मोबाइल और पर्स छीनने के आरोप में पल्सर सवार दो सगे भाइयों की भीड़ ने जबरदस्त पिटाई कर दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने किसी तरह भीड़ से निकालकर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटना बोचा थाना इलाके के मझोली की है। पुलिस के मुताबिक दरभंगा की ओर से आ रही एक ऑटो को पल्सर सवार दो युवक पीछा कर एक महिला का पर्स और मोबाइल छीनने की कोशिश की। छिनतई के दौरान अनियंत्रित होकर ऑटो गड्ढे में जाकर पलट गई। बाइक सवार दोनों युवक भी गिर गए। इस घटना में ऑटो सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। मृतक की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के बतना निवासी नितेश्वर ठाकुर का 22 वर्षीय पुत्र रजनीश कुमार के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है। दोनों बगैर नंबर के पल्सर बाइक से थे। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। हालांकि मृतक का परिवार का कहना है कि सड़क दुर्घटना में उसकी जान गई है। इधर रजनीश की मौत की खबर लगते ही परिवार वाले और ग्रामीण उग्र हो गए और मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 57 को जाम कर जमकर बवाल मचाया। भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल कर्मी मौके से भाग निकले। सूचना पर अहियापुर थानेदार अरुण कुमार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। आक्रोशितों को समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है। स्टेशन से हम लोग निकले, वहाँ से हम लोग जाली भरवाड़ा जा रहे थे, तो इस बीच में दो चोर बाइक से पीछे से आए, मोबाइल पे झपटा मारे तो ऑटो वाले ने हल्का साइड लिया, तो साइड के चक्कर में वो पूरा पलट गया और बाइक वाला भी चोर भी वो साथ में गिरा। हमारे दोनों ऑटो वाले भी और बाइक वाले भी मिले, दोनों जिस हिसाब से ऑटो वाला हरकत कर रहा था वहाँ पे स्टेशन पे दोनों मिले हुए हैं। जैसे मोबाइल सब वहाँ से लोग लेके भागे, गांव वाले ने चोर को मारे, क्या है वो सब अपन नहीं देखे। कितना देर पहले की घटना है? आधा घंटा। ये घटना कहाँ क्या है, कहाँ हुई है ये घटना? मझौली। कितने आदमी घायल है? इसमें 5 आदमी घायल है। 5 आदमी में मतलब 3 लेडीज है, एक बच्चा है और एक हमारे भैया है। छिनतई के कारण हुआ है ये समझिए कि दिन दिहाड़े जो छिनतई हो रही है यहाँ, और कुछ भी नहीं है। दिन दिहाड़े प्रशासन क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। प्रशासन वहाँ पहुंची है? प्रशासन के रहे तो अच्छा है। प्रशासन पहुंची है, प्रशासन की गाड़ी चोरों को छूट दे के रखी है, लेकिन चोरों ऐसे तो हजारों एक्सीडेंट होते होंगे मगर प्रशासन कुछ नहीं करती। लोग कहाँ से लोग आते हैं, भगवान से प्रशासन लोग फंस जाते, लूट जाते हैं लोग बाहर से आए अपने गाँव घूमने, यही सब देखने मिलेगा। गर्मी की छुट्टी है, बच्चों लोगों की पढ़ाई लिखाई के लिए गाँव लेके आए, अपने गाँव में अपने घर में घूमेंगे, और ये हाल है अपने देश का। क्या जो घायल है क्या नाम है उनका? उनका नाम, एक का नाम सादगी परवीन है, साहिबा परवीन, उसको बहुत ज्यादा लगा। बच्चे ऑटो में क्या है? सिस्टर जो है बड़ी वाली, उसका नाम है शुक्राना, उसको भी लगा। एक छोटी वाली है इससे जहाँ है उसको भी लगा, और इसकी मम्मी रुखसाना है उसको भी लगा। मैं उसका पापा हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद दिलावर। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं जबलपुर से आ रहा था। अपने घर जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे। कहाँ पर?
घर जाले जा रहे थे हम। जाले कोई कर्मचारी थे, दवा दी थी, खाने एम्बुलेंस यहाँ की जो थी मरीजों की कोई सुनने को भी तैयार नहीं, ना फोन करने को तैयार कि हाँ फोन करके उनके गार्जियन को बुला ले या कुछ भी, बस वो भागते जा रहे भागते। प्राइवेट था वो बीच में उतार के भाग गया, एम्बुलेंस बीच में उतार के चला गया। अगर पेशेंट बोलता है कि रुको 2 मिनट तो रुकना चाहिए, वो उतार के भाग गया भी, तब वो पुलिस वहाँ से हम लोग को यहाँ लेके आए। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रशासन से मांगे? इस तरह से मुजफ्फरपुर में अपराध देखने को मिल रहा है। प्रशासन बकवास है, प्रशासन बकवास। हम तो सोचते ये तो रोज होता है यहाँ, ये बिहार में मुजफ्फरपुर में रोज होता है। बच्चा है, देखिए 112, देखिए छोटा बच्चा है 112 ही आपने फोन किया है। रजनीश का मम्मी, अमर का मम्मी बोल रहे हैं घर कहाँ है, हम कहे बथना। तो रजनीश मर गया, अमर गवाहिल है, गार्जियन को भेजिए। जहर को सुइया दिया है हॉस्पिटल में मेरा बेटा को। घटना कैसे हुआ है? क्या घटना हमको नहीं बताया है, बोला है जब मेडिकल से कोई रख दिया है लेके हॉस्पिटल में। इससे पूछे है कैसे हुआ तो हम नहीं जानते हैं। कौन हुआ? कौन उनकी माँ है? माँ है, मेरा लड़का दोनों है। ये सर 12 गाड़ी पे थे, हमको फोन पे सूचना मिला कि जो है पटियाला SBI के सामने जो है मतलब एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग घटनास्थल पे गए तो वहाँ पे मालूम चला कि कुछ महिला 3-4 महिला ऑटो से कहीं जा रहे थे। इसी में बाइक सवार आया और कुछ मोबाइल छीनने के चक्कर में जो है ऑटो पलट गई और उसी फिर ऑटो एक्सीडेंट हो गया और महिला को हम लोग SKMCH लेके आए, यहाँ भर्ती करवाए। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग हैं। पहचान हुई है कि कहाँ के? पहचान हो गई है। कहाँ, क्या नाम है? नाम मतलब सबका लिखा हुआ डायरी में, सबका नोट कर लिया है, सबका नाम वगैरह जो है। कहाँ के रहने वाली? सबका एड्रेस जो है नोट कर लिया डायरी में। किस थाना क्षेत्र से आ रहे हैं? महियापुर थाना से है जी। PSI पिंकू कुमार। और फोन पे सूचना मिला कि पटियाला SBI के सामने जो है ऑटो जो है एक्सीडेंट कर गया है। तो घटनास्थल पे पहुंचे। घटनास्थल पहुंचने के बाद में हम लोग क्या किए कि सभी महिला को जो है अपना गाड़ी से ही जो है SKMCH में ला करके भर्ती करवाए हैं। अभी स्थिति कैसा है? अभी स्थिति ठीक है फिलहाल। एक का ज्यादा मतलब चोट है, हड्डी में चोट है और बाकी 3 महिला है उसको मतलब मामूली चोट। यानी छिनतई के दौरान एक घटना घटी? छिनतई के दौरान जो है बाइक सवार भी जो है वो बाइक सवार भी मतलब पकड़ा गया है। मुजफ्फरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। मनियारी इलाके के एक युवक ने 4 बच्चों की मां का हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इधर पीड़ित महिला को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। रविवार की देर रात पीड़िता अपने घर में सो रही थी। उसके घर का दरवाजा नीचे से टूटा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर गांव के ठगा राय के 22 वर्षीय पुत्र प्रवीण राय आया और नीचे से हाथ घुसाकर दरवाजा खोल लिया। प्रवीण ने महिला का हाथ पैर बांध दिया। उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की। चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग जुट गए। मौके का फायदा उठाकर प्रवीण वहां से फरार हो गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की। उसके बाद आरोपी युवक को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक पर पहले भी दुष्कर्म का आरोप है। हम नाश्ता वास्ता करके हम सो गए थे। सोने के बाद यहाँ बच्चों को ननकी बच्चा था वो भी सो गए। पहला नींद था नहीं जगा हुआ। केमारी लगा हुआ है, दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा से यहाँ थोड़ा नीचे से टूटा हुआ है तो उसी में ईंटा खसका कर नीचे से खसक कर पटे पर क्या चला गया घर में। वही लड़का प्रवीण लड़का है, वो लड़का चला गया, हमको बांध दिया है, गोड़ हाथ मुँह हाथ सब बांध दिया है। अब हम किस तरह से हम चिल्ला कर किसी को हम जगाए हम उस जगह तो क्या बोल वो अति कर दिया हमको। गलत किया है? हाँ बताइए। रेप कर दिया है मुझे। चिल्लाए नहीं आप लोग? आवाज नहीं दी? मुँह बांध दिया तो आवाज कैसे निकले हमको? तो फिर बाहर निकल के कितना देर के बाद बाहर निकले? लगले निकले यहाँ हाली से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोल के पार हो गया तो हम हाली से निकले। हम यहाँ गोरवा को ऐसे ऐसे करके खसका दी रस्सी को। हम यहाँ हाथ बांधले था यहाँ वैसा, यहाँ हाथ नहीं खुला है तो हम छोड़ दिए। अब फिर जब गए तो यहाँ सबको यहाँ कहे तो सब जुट कर यहाँ वो लड़का को यहाँ भाग रहा था तो वो लड़का को पकड़ के लाए, पुलिस को हवाले किए। पति नाम है लड़का के? जयविंद कुमार। पहले से जानती थी उसको? हाँ प्रवीण कुमार। पहले से जानती थी? हाँ वही तरह घर तरह। अच्छा, तो पहले से भी गलत निगाह होगा रखे बाद? नहीं कुछ नहीं। पति नहीं रहता आपका यहाँ पे? नहीं रहता है। कहाँ रहता है? बाहर कलकत्ता रहता है। अकेले रहती हैं?
हाँ, मेरा बेटा था तो बेटा यहाँ थोड़ा चल गए, कल यहाँ थी बाजार काम करने के लिए। बाल बच्चा कै गो आपको? 4 गो है। 4 बच्चा। हाँ, एक बेटी का शादी किए, एम की शादी किए, वही शादी में आए थे इन लोग, तो यहाँ चले गए यहाँ बाहर। मनियारी थाना के अंतर्गत कल देर रात्रि में एक मामला प्रकाश में आया है, जहां एक महिला और उसके परिजनों के द्वारा 112 पर कॉल किया गया था। उसके आधार पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची थी। घर वालों के द्वारा एक व्यक्ति को डिटेन करके रखा गया था। उनका ऐसा आरोप है कि व्यक्ति घर में घुस के महिला के साथ छेड़खानी कर रहे थे, बलात्कार का प्रयास कर रहे थे। उस आलोक में मनियारी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में हम लोग भेज रहे हैं। महिला का मेडिकल और 164 का बयान माननीय न्यायालय में करवाया जा रहा है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वह ना तो जाति देखता है और ना ही धर्म। इसी कड़ी में तमाम बंधनों और सामाजिक परंपराओं को तोड़ते हुए एक सरकारी बस ड्राइवर ने कंडक्टर की बेटी को अपना हमसफर बना लिया। उसने थाना परिसर के शिव मंदिर में 7 फेरे लिए और मांग में सिंदूर भरकर समाज में एक मिसाल पेश कर दिया। ये शादी इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर इस अनोखी शादी का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अभिषेक कटरा के सैदपुर का रहने वाला है। सरकारी बस का ड्राइवरी करता है। मां के नहीं रहने पर कंडक्टर के यहां आना जाना लगा रहता था। वहीं इलाज के दौरान कंडक्टर की बेटी आराधना से नैनाचार हो गया। दोनों की दूरी नजदीकिया में बदल गई। फिर क्या था, एक दिन दोनों ने शादी करने और साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया गया और घर छोड़कर दोनों फरार हो गए। प्रेमिका के पिता काफी चिंतित हो गए और काफी खोजबीन के बाद मामले की शिकायत कटरा थाने की पुलिस से की। थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने मोबाइल लोकेशन के जरिए लड़की के साथ युवक को बरामद कर लिया। दोनों को थाना अध्यक्ष ने समझाया। बालिग होने की वजह से दोनों के परिजन शादी के लिए राजी हो गए। बाजार से चुनरी और सिंदूर मंगाई गई। थाना कैंपस में ही दोनों ने एक दूसरे को वरमाला डाला और मांग में सिंदूर भरा। थाना परिसर के शिव मंदिर को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और एक दूसरे का हाथ थाम कर निकल गए। अभिषेक की मां बताती है, हमारा लड़का सरकारी बस का ड्राइवर था। उस दौरान कंडक्टर के यहाँ खाना पीना किया करता था। उसी दौरान दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया और जिसके बाद दोनों घर से भाग गए और किसी मंदिर में जाकर शादी भी कर लिया। लड़की के पिता ने अपहरण करने का आरोप लगाया था, लेकिन लड़की ने अपहरण की बात को साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम अपनी मर्जी से भागे हैं। वहीं अभिषेक ने कहा कि अपने माता पिता को बिना बताए भाग गए थे। हम दोनों काफी खुश हैं। थाना अध्यक्ष कुमार अभिषेक का कहना है कि परिजनों के द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं की गई थी। उम्र सत्यापन के बाद दोनों के परिजनों को समझाया गया, जिसके बाद दोनों शादी करने का निर्णय लिए और मंदिर में शादी करा दी गई। मैं अभिषेक कुमार रंजन सरकारी बस चलाता हूँ और आराधना से मैं 4-5 महीने से प्यार करता था और हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर लिया। थाना के द्वारा भी हम लोग रजिस्टर्ड शादी कर चुके हैं और हम लोग खुश हैं। हमारे बेटा ड्राइवर है, सरकारी बस चल रही है। कंडक्टर लड़की के बाबू है। हमारे बेटा ओकरा घर खाना खाए छला। दोनों के प्रेम भ गए, शादी कर लेलक। पसंद है, ठीक से रखबे न कुछ वजह से ये कहे थे गाँव में कैला शादी कर लेलक। ये बात है। कितना कुछ दूरी है। वो मामला था, लड़की का पिता कर दिया क्या, जो हमारे बेटी को भगा करके ले गया है। लड़की बोली जो हम अपना राजी से आए हैं, हम अभिषेक के साथ शादी किए हैं। हम मंदिर में जाकर के दोनों किया थाने पर।
भागलपुर में निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजद नेता ने पूरे मामले में साजिश की बात कहकर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। राजद नेता पूर्व सांसद अनिल सहनी ने भागलपुर में निर्माणाधीन पुल के गिरने पर इसे पूरी तरह से साजिश के तहत गिराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किस प्रकार पुल के गिरने के पहले लोग वहां वीडियो बना रहे थे, क्या उन्हें पता था कि पुल टूटने वाला है। वह जो वीडियो बनाया जा रहा है वे कोई सीसीटीवी से नहीं ली गई है, वो मोबाइल से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जब ट्रेन हादसे में साजिश की संभावना जताई जा रही है और सीबीआई जांच करवाई जा रही है, तो फिर पुल टूटने के मामले में सीबीआई जांच क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि इसके पहले भी यह पुल टूट चुका है, उस वक्त भाजपा के लोग भी सरकार में थे। आखिर क्या कारण है कि बार बार यह पुल टूट जा रही है। पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग उन्होंने की। जिस प्रकार के, मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार का सिस्टम है वो हावी है, मगर हमें तो साजिश के बू लगती है। जिस समय नितिन गडकरी जी थे, नंदकिशोर यादव जी थे, जो दोनों भाजपा के मंत्री थे कैबिनेट, उनके समय में काम शुरू होता है, उनके समय में ठेकेदारी दिया जाता है और ठेकेदार उसी समय नियुक्त होते हैं। अभी 2022 में जब उनकी ही सरकार थी तो यह पुल एक बार गिरा था, पुनः यह पुल गिरी है। आप इसमें देख सकते हैं, जो आपके मैंने अभी देखा टीवी पर जो चल रहा है सभी चैनलों पर, कि कुछ बच्चा जो है उसका वीडियो, गिरते हुए का वीडियो बना रहा है। तो कोई तो सीसी केबल लगा हुआ नहीं था वहाँ पर। बच्चा को कैसे मालूम है, चाहे कोई भी सियाना लोग, चाहे कोई भी लोग जो वीडियो बना रहा है कि पुल गिरने वाला है। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ भी किसी न किसी प्रकार का साजिश का बू आ रहा है और इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। सीबीआई पर तो ऐसे विश्वास नहीं रहा देश को, और फिर भी हम सीबीआई को मांग करते हैं कि इसका भी जांच सीबीआई से होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहे पुल के ध्वस्त होने की जांच होनी चाहिए। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके विभाग के स्तर पर बिहार में विकास की गति को तेज करने के लिए समीक्षात्मक बैठक की गई है, जल्द ही परिणाम दिखेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो पिछला चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। 2019 के चुनाव जीतने के साथ ही 2024 की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इन वर्षों में सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा है और विकास की योजनाएं धरातल पर उतारने की पहल की है। भाजपा की ओर से जितने भी चुनावी वादे किए गए थे, चाहे धारा 370 हटाया हो या राम मंदिर का निर्माण कराना हो, बढ़ चढ़कर काम किया है। ऐसे में उन्हें पूरा यकीन है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। सरकार के खिलाफ वो जांच होना चाहिए और जांच में जीत। आज ही हम लोगों ने डायरेक्टर वगैरह जो बैठे थे उनसे बात की। 100% उन्होंने जो टारगेट दिया गया था पीएमईजीपी के अंतर्गत और योजना के अंतर्गत उन्होंने पूरा किया है। हम लोगों का बैंक के साथ मिलकर आप इन टारगेट को पूरा करिए और प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी कर देती है। जिस समय 2019 का चुनाव जीता था उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी तैयारियां शुरू करनी थी और जिस तरीके से आपने देखा होगा 2014 के बाद तैयारियां शुरू हुई थी। ढेर सारी योजनाएं, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माता बहनों हो और चाहे गरीब हो, सबके लिए योजनाएं दी थी। उसी तरीके से 2019 के बाद जीतने के बाद उन्होंने 2024 की तैयारी प्रारंभ की थी और विशेष रूप से उनके जो भी वादे किए गए थे वो सारे वादे उन्होंने पूरे के जनसंघ के जमाने में जो घोषणा पत्र में, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे वो हमारा अयोध्या में भगवान राम का भवन मंदिर हो, चाहे सीए कानून हो, अन्य सारी चीजें जो घोषणा पत्र में दी गई थी वो सारी पूरी की है। और आज मैं कह सकता हूँ कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के पुनः तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, ये हमारा विश्वास है। जनता पार्टी एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी कर देती है। जिस समय 2019 का चुनाव जीता था उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी तैयारियां शुरू करनी थी और जिस तरीके से आपने देखा होगा 2014 के बाद तैयारियां शुरू हुई थी। ढेर सारी योजनाएं, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माता बहनों हो
और चाहे गरीब हो, सबके लिए योजनाएं दी थी। उसी तरीके से 2019 के बाद उन्हें जीतने के बाद उन्होंने 2024 की तैयारी प्रारंभ की दी थी और विशेष रूप से उनके जो भी वादे किए गए थे वो सारे वादे उन्होंने पूरी के। जनसंघ के ज़माने में जो घोषणा पत्र में, चाहे वो 370 धारा हो, चाहे वो हमारा अयोध्या में भगवान राम का भवन मंदिर हो, चाहे CA कानून हो, अन्य सारी चीज़ें जो घोषणा पत्र में दी जानी थी वो सारी पूरी की है। और आज मैं कह सकता हूँ कि निश्चित भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के पुनः तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। देश भर में जाति जनगणना कराने की मांग समेत 3 सूत्री मांगों को लेकर युवा राजद ने सोमवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। युवा राजद पूरे राज्य में देश में जाति जनगणना कराने और नई शिक्षा नीति के विरोध में धरना दे रही है। नेताओं ने केंद्र सरकार से महंगाई कंट्रोल करने, जाति जनगणना कराने और नई शिक्षा नीति में संशोधन कराने की मांग की। इस अवसर पर युवा राजद के जिलाध्यक्ष नीतीश यादव ने कहा कि युवा राजद की 3 मांगे है, उसे केंद्र सरकार पूरा करे। अगर पूरे देश में जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, गायघाट विधायक निरंजन राय, पूर्व विधायक अनिल सहनी, चंदन यादव, दीपक ठाकुर, युवा महानगर अध्यक्ष विकास गुप्ता, रतन चौधरी सहित सैकड़ों राजद नेता मौजूद रहे। क्रांति के दिवस पर ये जो जातीय जनगणना पर जो रोक है लगाया गया है, ये जो साजिश केंद्र की सरकार और भाजपा सरकार कर रहे हैं उसके विरोध में, और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जिस तरह से ये बनाया गया है, ये गरीबों को, गरीब के बच्चों को, और जिस तरह से मैंने अन्य समाज के जो लोग हैं, जो दलित पिछड़े और समाज के लोगों का, दलित महादलित समाज के लोगों को जिस तरह से ये जो नई शिक्षा नीति ला करके जो वंचित करने का काम कर रहे हैं, और ये जो कमर तोड़ महंगाई है। आज देख लीजिए कि ये लोग जब 400 साढ़े 400 रुपये सिलेंडर हुआ करता था तो रोड पर सिलेंडर लेके बैठते थे, और आज सिलेंडर का दाम 1200 हो गया। ये डीजल पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। एक एक चीज़ जो किसान के MSP दुगुना करेंगे, किसान की हालत क्या हो गई है। आज जो MSP जो पूरे देश को किसान अन्न खिलाता है, आज जब उसका फसल लगाने की बारी आती है तो माने खाद बीज इतनी महंगी हो जाती है, और जब फसल किसान का उगता है तो किस तरह बेचा जाता है, क्या उसका MSP और उसका जो खरीद का समूचा सिस्टम केंद्र सरकार के द्वारा ये जो फेल है, उसी के विरोध में आज युवा राजद के द्वारा मुजफ्फरपुर जिला में ये धरना का कार्यक्रम है। भारत सरकार के विरोध में बिहार के तमाम जिलों पर युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से धरना का कार्यक्रम दिया जा रहा है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस है जयप्रकाश बाबू के, और आज संपूर्ण क्रांति के दिवस के अवसर पर हम लोग आज यहाँ बैठ के संकल्प ले रहे हैं कि नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार का है वो वापस ले भारत सरकार, और भारत सरकार जो है हम लोगों को जाति जनगणना कराए, जो किसकी जनसंख्या कितनी है ये बतावे, और जातीय जनगणना हर हाल में हो, इसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं। शिक्षा नीति के विरोध में, जो भारत सरकार का जो शिक्षा नीति है उसके विरोध में, अगर वो शिक्षा नीति लागू हो गई तो गरीब के बच्चे कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि ये शिक्षा नीति वापस हो और जातीय जनगणना जरूर हो। जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये दिल्ली की सरकार के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था फैसला कि उनके द्वारा पुलिस का तबादला या उनके द्वारा सारा कार्य किया जाएगा, लेकिन उसके विरोध में भारत सरकार ने एक नया अध्यादेश लाकर एक नया कानून बनाने का काम किया और कोर्ट के कानून को धक्का बताने का काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि गरीब बुढ़वा के लिए भारत सरकार भी एक नया अध्यादेश लावे और जातीय जनगणना कराए, ऐसा हम लोग की मांग है। आज संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन प्रदेश युवा राजद के द्वारा पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर महाधरना कार्यक्रम रखा गया है। इसके तहत युवा राजद जाति जनगणना की केंद्र सरकार से मांग को लेकर कि जाति जनगणना कराना चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में और बढ़ती महंगाई को लेकर तमाम जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं, तमाम जो युवा राजद के जिला पदाधिकारी प्रखंड से गांव-गांव से लोग यहाँ पर आए हैं, और इसी बीच हम लोग के जो माननीय विधायक गायघाट के आदरणीय निरंजन यादव जी भी यहाँ पर है, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी भी, और तमाम युवा राजद के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। हम लोग की मांग है कि केंद्र सरकार इस बिल को, जाति जनगणना को आप संसद में पारित करवाइए, ताकि जो है गरीब का
गरीब गुरबा का, वंचित समुदाय का जिसकी जितनी भागीदारी हो उसको इतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए और उसको जो है उसका हक मिलना चाहिए। इसलिए जाति जनगणना जरूरी है और हम लोग केंद्र सरकार से मांग करें कि जाति जनगणना करवाने के लिए। मध्याह्न भोजन को एनजीओ से अलग करने एवं रसोइया को सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले रसोइयों ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। एनजीओ के द्वारा सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, इसमें काफी गड़बड़ी मिल रही है। हाल के दिनों में बगहा में मध्याह्न भोजन खाने से 157 गरीब बच्चे बीमार हो गए थे। उन्हें आनन फानन में सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी तरफ अदिया में एनजीओ द्वारा दिए गए मध्याह्न भोजन में सांप मिला था, इस वजह से खाना को फेंक दिया गया। एनजीओ के द्वारा बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का विद्यालय रसोइया संघ ने विरोध किया है। इस अवसर पर जिला सचिव परशुराम पाठक ने बताया कि केंद्र सरकार ने मध्याह्न भोजन का जिम्मा एनजीओ को दे दिया है, लेकिन एनजीओ के द्वारा सही खाना नहीं दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो मध्याह्न भोजन खाकर बीमार हो रहे हैं। मांग है कि एनजीओ को हटाकर फिर से रसोइया के द्वारा स्कूल में ही खाना बनवाई जाए और बच्चों को दिया जाए। आज हम लोगों का बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की ओर से एक दिवसीय इस मुजफ्फरपुर जिला पदाधिकारी के समक्ष हम लोग धरना देने आए हैं। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि मध्याह्न भोजन योजना जो अब सरकार, केंद्र सरकार ने इसको प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से शुरू किया है, बगहा में जो बेतिया में है उसमें पिछले दिनों बृहस्पतिवार को 157 बच्चे मध्याह्न भोजन खाने से बीमार हो गए। अफरा तफरी मच गई। वहाँ की जिला प्रशासन आनन फानन में तमाम बच्चों को सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा करके उनको स्वस्थ किया। अररिया में बच्चों के थाली में गेहूं सांप का बच्चा निकला। और ये सब जो एनजीओ द्वारा, जो एक एनजीओ है, एनजीओ के माध्यम से जिसका नव प्रयास संस्था नाम है, उस एनजीओ के द्वारा शहरी क्षेत्रों में कई जिलों में खाना मध्याह्न भोजन योजना चलाई जा रही है, जो बिल्कुल ही घटिया भोजन मुहैया करती है, जहरीला भोजन इशू करती है, काफ़ी लूट खसोट करती है। और पूरे उसमें हमारे जो स्कूल के गरीब बच्चे हैं वो उस खाने से संतुष्ट नहीं है। और वहाँ के प्रधानाध्यापक, गांव के जो लोग जिनके बच्चे आते हैं, तमाम लोग उस योजना को, एनजीओ के द्वारा जो संचालित मध्याह्न भोजन योजना है, उसको बिल्कुल जो है इससे अलग रखने का हम लोगों ने तय किया है। और पूरे बिहार में इस सवाल कर लेकर के हम लोग धरना देने जा रहे हैं। आज पहली बार मुजफ्फरपुर में हम इस सवाल पर है कि एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से इसको अलग रखा जाए, और ताकि जो स्कूल में पहले जो खाना बनता था, जो रसोइया की बहाली है, जिनका मानदेय मात्र 1600 रुपया है, 1650 रुपया है, उन रसोइया का भी जो सवाल है, उस सवाल को भी लेकर हम लोग धरना पर बैठे हैं। साल में 12 महीना में मात्र 10 महीना रसोइयों को 1650 रुपया मजदूरी मिलती है, वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। ये सवाल है, 12 महीना के जगह पर 10 महीना मिलता है, उसको 12 महीना कम से कम मानदेय भुगतान करो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, 2100 रुपया मानदेय दो। इन्हीं प्रमुख सवालों को लेकर के आज हम लोग धरना दे रहे हैं। और हम लोग डीएम को यहाँ पर एक मांग पत्र सौंपेंगे। और हमारा आज प्रमुख रूप से जो एनजीओ के खाना खाने से मध्याह्न भोजन योजना जो घटिया भोजन मुहैया करती है, उसको हम लोग चाहते हैं कि इसको अलग करें और स्कूल में जो रसोइया वही लोग जो खाना बना करके गरम गरम खाना बच्चों को उपलब्ध कराए। इसी सवाल पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार को तिरहुत पर मंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने कार्यालय और आवासीय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कमिश्नर गोपाल मीणा ने कहा कि आज पर्यावरण का बिगड़ता संतुलन और बढ़ते प्रदूषण से पूरी दुनिया जूझ रही है। इन गंभीर समस्याओं से उबरने का एकमात्र उपाय दुनिया भर के पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। ये तभी संभव है जब लोग पेड़ों के संरक्षण के प्रति जागरूक हो और पौधा
पौधा ज्यादा लगाया जाए। तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने बताया कि वन विभाग की ओर से पूरे जिले में सेना विद्यालय, निजी विद्यालय और विभिन्न विभागों के खाली पड़े जमीन पर पौधरोपण कर पिछले वर्ष के लक्ष्य से दुगना पौधे लगाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। जिले में जल्द ही हर्बल गार्डन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जमीन है तो अपनी जमीन पर पेड़ लगाएं, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो गमलों में पौधे जरूर लगाएं। लक्ष्य तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोगों ने रखा है, लेकिन हम लोग एक सजग नागरिक के नाते पर्सनल लेवल पे भी हम लोग अपने से शुरुआत करना चाहिए। जैसे मैंने रेजिडेंस पे लगभग 400 पौधा आते ही पहले लगवाया, अभी सारे जिंदा है। अभी बारिश में हमने अपना टारगेट रखा है, कम से कम हम लोग 600 से 1000 पौधे लगवाएंगे, ऑफिस में मिला के और रेजिडेंस को मिला के। यहाँ पे भी हम लोगों का ये है कि इधर में काफ़ी जगह इसको मियावाकी फॉरेस्ट जो होता है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट होता है, वो फॉरेस्ट बनाने का हम लोगों का लक्ष्य है। डीएफओ साहब से अनुरोध किया है कि यहाँ पे ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल प्लांट्स का भी हमारे पास जगह है, उसको भी करें। ये जो पक्का कर दिया है उसमें भी उस साइड में जहाँ जहाँ पौधे लगाने का खड्डा करके वहाँ पे भी पौधे लगाएंगे। तो अपने से शुरुआत करेंगे। दूसरा, हम लोगों ने वहाँ पे भी अभी प्रण लिया है कि जितने सरकारी इंस्टीट्यूट्स है या प्राइवेट भी जिसके पास जगह है, उन सभी लोगों के इंस्टीट्यूट्स के जो हेड है उनसे भी अनुरोध करेंगे डीएफओ साहब जाके मिल के, और हम लोग उसमें पौधा लगाएंगे। 1,22,000 समथिंग उन्होंने पिछले साल लगाया, उसका दुगना पौधा लगाने का हम लोगों का ये है। और सिटी जो इसमें शहर में भी रेलवे है, आर्मी है, इन लोगों के पास काफ़ी खाली एरिया है, तो डीएफओ साहब से अनुरोध किया कि वो जाके उन एरिया में जाके मिले। थैंक यू। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वन क्षेत्र भी बढ़ेगा और ग्रीन कैनोपी भी बढ़ेगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का तो एक स्कीम भी है जो घर पे भी आप लगाते हैं, एक यूनिट है जिसमें वो सब्सिडी देते हैं, तो उसका भी लोग भरपूर फ़ायदा उठाए। आप लोग भी अपने घर से शुरुआत करिए कि आप लोग अपना ऑर्गेनिक खेती गमला में भी कर सकते हैं। जैसे मैं तो करता हूँ, पटना में अपने सब्जी भी मैं गमला में ही लगा के रखता हूँ, फ्लेट में भी। सोमवार को मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर रोड स्थित रॉयल एनफील्ड शोरूम के सामने द ग्रिल रिस्ट्रो एंड कैफे का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ राजद नेता चांद अहमद ने फीता काट कर किया। मौके पर युवा राजद के जिला उपाध्यक्ष शमशेर आलम, सलमान अहमद, जफर अहमद, फरहान अहमद, फिरोज आलम सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। रेस्टोरेंट में चाइनीज, इंडियन और इटालियन के साथ फूड, तंदूरी सहित कई बेहतरीन डिश उपलब्ध है। रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर मोहम्मद रफी एवं पार्टनर शेफ जफर ने कहा कि यह एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां 50 रुपए लेकर आने वाले लोग भी खा सकते हैं और 5000 लेकर आने वाले भी खा सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में एक नई व्यवस्था के तहत लोगों की सेवा करने का प्रयास किया गया है। सर, ये हम लोगों ने एक नया सेटअप डाला है, द ग्रिल इटरीज। यानी इटरीज का मतलब होता है कि रेस्टोरेंट बोलते हैं उसको, एक अलग टर्म है। ये खुद का एक अभी शुरुआत है, फिर आगे आगे बढ़ना है। इसका पैटर्न ले लिया है, कॉपीराइट हम लोगों ने ले लिया है। इसमें हमने चाइनीज़ कुजीन रखा है, स्टार्टर, मेन कोर्स, इंडियन कुजीन है, इटालियन है, और आपको क्वांटी नहीं रखा है क्योंकि अभी वो टेस्ट नहीं है क्वांटी वाला यहाँ पे। बाकी रोल्स हमारा है, काउंटर आज शुरू नहीं किया है, लेकिन रोल्स का काउंटर हम कल से शुरू कर देंगे। हमारा टारगेट है कि अगर किसी के पॉकेट में 50 रुपये है तो वो भी खा के जाए, किसी का बजट 5000 है तो वो भी खा के जाए। और बिरयानी भी है, तंदूर भी है, हर चीज़ है हमारे पास, और सब ऑथेंटिक टेस्ट के साथ है। क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 4 साल पे एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट का, इंटरनेशनल चेन ऑफ रेस्टोरेंट ग्रुप एक चला रहा था मैं। तो उसके बाद 4 साल के बाद लोगों ने कहा अपना अपना अपना, हमने कहा ठीक है अब अपना। तो हुआ है, अब शुरुआत है, अब बाकी मेहनत और अपनी किस्मत। क्या कहाँ पे खुला है पता? ये सर मारीपुर है, रॉयल एनफील्ड शोरूम के एकदम अपोजिट है। सामयिक परिवेश की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के नवयुवक समिति सभागार में शाम में सुखन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवियों ने कविता, गीत और गजल से उपस्थित जनों को मुग्ध कर दिया। राष्ट्रीय समन्वयक सविता राज ने कहा कि सामाजिक परिवेश एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विभिन्न प्रदेशों में काफी एक्टिव है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से इसके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ये पहला कवि सम्मेलन है। मौके पर देवव्रत अकेला, अंजनी कुमार पाठक, जगदीश शर्मा, पुष्पा गुप्ता, उमेश राज, सतीश कुमार साथी, हिमांशु अस्थाना, लोकनाथ मिश्रा, उषा किरण श्रीवास्तव, सुमन कुमार मिश्र, मुन्नी चौधरी, पुष्पा प्रसाद, मधुकर बनमाली, ज्योति सिन्हा सहित दर्जनों कवि मौजूद रहे। सामयिक परिवेश शाम सुखन कवि सम्मेलन
जिसके लिए हम सब अभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सामयिक परिवेश एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विभिन्न प्रदेशों में ये बहुत ही एक्टिव है और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से इसके कार्यक्रम हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में सामयिक परिवेश का आज पहला आयोजन है। आदरणीय ममता मेहरोत्रा जी सामयिक परिवेश की संस्थापिका हैं। वे एक समाज सेविका एवं साहित्यकार हैं। सरकारी कार्यक्रम भी इस संस्था को हमेशा मिलते रहते हैं। मैं सामयिक परिवेश संस्था की राष्ट्रीय समन्वयक एवं उप संपादक हूँ। क्या परिचय हो गया? नाम मेरा नाम सविता राज। मैं ये सामयिक परिवेश संस्था की राष्ट्रीय समन्वयक एवं उप संपादक हूँ। ई पत्रिका की जो ई पत्रिका बनती है, तो अब अभी मुजफ्फरपुर की ई पत्रिका भी तैयार हुई है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। फिनाइल, अपरस, एक्जिमा, सफेद दाग, घाव, फोड़ा फुंसी, गोखला, मस्सा, तिल, गंजापन, बाल झड़ना, असमय सफेद होना एवं गुप्त रोग के समुचित इलाज के साथ साथ काला दाग, छाई, बर्रे मुहासे, कटे का दाग, झुर्रियां, चेचक, आंखों का काला दाग, स्किन रेजुवेंशन, हेयर रिग्रोथ, टैटू, लहसन रिमूवल के लिए संपर्क करें डॉक्टर सीमा कुमारी, MBBS, MD, स्किन एंड VD, FAGE, डर्मेटो सर्जरी, चर्म, गुप्त, कुष्ठ रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ। यहाँ पे स्किन के जितने भी डिजीज़ होते हैं यहाँ पे सबका इलाज होता है, जैसे कि मेलाज्मा का इलाज होता है, फंगस का इलाज होता है, हेयर फॉल का इलाज होता है और भी जितने भी है डिजीज़ सबका इलाज। केमिकल पीलिंग हम लोग छाई में करते हैं, पिंपल्स में करते हैं और डर्मा रोलर होता है जो कि एक्ने स्कार वगैरह में किया जाता है और इलेक्ट्रोकॉटरी होता है जो कि मोल और फैकल्स को रिमूव करते हैं, लेज़र होता है, टैटू रिमूवल करते हैं और हाइड्रा फेशियल होता है यहाँ पे। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, अखारा घाट रोड, GD मदर स्कूल के पास, KFC के सामने, मुजफ्फरपुर। डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर अनीत कुमार, MBBS, MD चाइल्ड, DCH, IPPC ऑस्ट्रेलिया। आशा स्किन एंड चाइल्ड केयर, जिला परिषद मार्केट, जूलन छपरा, मुजफ्फरपुर।